कतर में हुआ भारत और पाकिस्तान युद्ध को हुए 50 साल पूरा। पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में गूंज महोत्सव की शुरू हुई तैयारियां। गूंज महोत्सव आयोजन को लेकर हुई बैठक। कई नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम होगा शामिल। और जमशेदपुर में अवैध बालू उत्खनन भंडारण वाले पर कार्रवाई। अवैध भंडारण करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज। पिछले कई सालों से अवैध बालू का हो रहा उत्खनन। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के मौके पर राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की अमर ज्योति से स्वर्ण में विजय मशाल को प्रज्वलित किया। और इस दौरान पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करम सिंह ने भी जवानों को श्रद्धांजलि दी है। और बता दें कि 50वीं वर्षगांठ के मौके पर इस दौरान उनके साथ थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को आज 50 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और दिल्ली में हर साल गूंज महोत्सव का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार गूंज महोत्सव आयोजन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गूंज महोत्सव कोविड को ध्यान में रखते हुए मनाने का निर्णय लिया गया। इसकी तैयारी गूंज परिवार समिति के सदस्यों ने आरंभ कर दी है। गूंज महोत्सव में कई नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी शामिल होगा। आज सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देश में गूंज महोत्सव कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। लेकिन इस बार गूंज महोत्सव में कोई भी बॉलीवुड सितारे शिरकत नहीं करेंगे। साथ ही कोरोना के बाद दिल्ली में आयोजित महोत्सव इस बार अलग अंदाज में मनाया जाएगा। गूंज महोत्सव में युवाओं के साथ साथ बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जीवन में से जुड़े हुए कई विषयों और मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम हो रहा है। हेल्थ है, कृषि है और यूथ के लिए कई तरह के कार्यक्रम होंगे। कई तरह के दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ भी होएगा और कई प्रारंभ भी किए जाएंगे, माने उद्घाटन भी किए जाएंगे। शिलान्यास के साथ उद्घाटन के कार्यक्रम भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक संतुलित रूप से कोविड के बाद जो अभी जिस रूप से एक वातावरण बना है, इस वातावरण में जो मूल फोकस पब्लिक के लिए होना चाहिए, गुंज ने उसको अच्छे रूप से तैयारी की है। और सिवान के डीएम अमित पांडेय ने दौरंदा प्रखंड के अलग अलग विभागों का जायजा लिया और इसकी भनक मिलते ही वहां के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीएम अमित कुमार पांडेय ने अलग अलग विभागों का जायजा लिया, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। जब डीएम साहब दौरंदा के सरकारी अस्पताल की जांच करने के बाद अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी अस्पताल के बाहर कुछ महिलाओं ने डीएम अमित कुमार पांडेय की गाड़ी को रोक दिया। कुछ देर बाद डीएम साहब अपनी गाड़ी से उतरकर महिला की परेशानी को विस्तार से सुना। वहीं इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक पांडेपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में नल जल योजना को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई थी।
जिसमें तारकेश्वर भारती नाम के एक व्यक्ति घायल हो गए थे। आज डीएम जब दौरंदा अस्पताल का जांच करने पहुंचे तो उसी दौरान गाड़ी के सामने घायल तारकेश्वर भारती और उनके परिवार वाले बीच रास्ते में सोकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद डीएम अमित कुमार पांडे अपनी गाड़ी से उतरकर परिजनों को शांत कराया और ऑन द स्पॉट डीएम की आदेश पर घायल तारकेश्वर भारती को बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से सिवान सदर अस्पताल भेजा गया और डीएम सिवान ने इस मामले में जांच करने के भी आदेश दिए हैं। सिवान के डीएम अमित पांडे ने दौरंदा प्रखंड के अलग अलग विभागों का जायजा लिया, जिस दौरान एक परिवार ने उनके गाड़ी के सामने उनकी गाड़ी को रोक दिया और वहां लेटकर हंगामा करने लगे और उनकी मांग थी कि उनका बेहतर इलाज कराया जाए। आपको बता दें कि तारकेश्वर भारती कुछ दिन पहले घायल हो गए थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान के आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। किसानों का प्रदर्शन बॉर्डर से हटाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। धरना प्रदर्शन से आम लोगों को हो रही है भारी परेशानी। चीफ जस्टिस बोबड़े सहित 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं इस मामले में की गई है दाखिल और आज दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन पर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और किसानों का प्रदर्शन बॉर्डर से हटाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और आज इसको लेकर सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस बोबड़े सहित 3 जजों की बेंच ये सुनवाई करेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, सबसे पहले आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे कि किसके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी और कब दायर की गई थी, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए मुझे ये जनहित याचिका है। जिस तरह से बॉर्डर जाम होने से आवागमन बाधित है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक लोग ने इसको जनहित याचिका दायर किया। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग रोजमर्रा के काम अपना नहीं कर पा रहे हैं, जिसको जो मेडिकल सुविधाओं नहीं मिल पा रही है, जिससे भी मेडिकल इमरजेंसी होती है वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे बहुत लोगों की जान जोखिम में जा रही है। और अब तक खास बात ये है पूजा कि 20 दिनों से चलता आ रहा है ये किसान आंदोलन में लगभग 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इसको भी एक जनहित याचिका का आधार बनाया गया है कि जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, तापमान लगातार नीचे जा रहा है, उससे किसानों के सेहत पर भी असर पड़ रहा है। और जब किसान लगातार बीमार हो रहे हैं और अब मरने शुरू हो गए हैं, लगभग 20 लोगों की जान चली गई है, इसको भी आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि केंद्र सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो
न्यायालय जो सुप्रीम न्यायालय है हमारे देश की, सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ सुओ मोटो ले, कुछ एक्शन ले और सरकार को उचित निर्देश दे, जिससे इन किसानों को बॉर्डर से हटाया जा सके और आम जनजीवन को सामान्य करने के लिए, आवागमन जो ठप है उसको सुचारू रूप से करने के लिए इस पर कोई दिशा निर्देश दिया जाए। तो आज सुनवाई होनी है, देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर एक्शन लेती है या सरकार को क्या निर्देश देती है इन किसानों के आंदोलन के बारे में। हालांकि अब तक जो भी बैठक हुए हैं पूजा, केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच में बेनतीजा साबित हुआ है। तो आज एक मैनिफेस्टो जारी करके जो बयान जारी कर केंद्र सरकार ने कहा है कि हम अब भी किसान नेताओं से बात करने को तैयार हैं, लेकिन किसान इस बात पे अड़े हैं कि वो लिखित दे केंद्र सरकार कि हम इस कानून को निरस्त करेंगे और इस दिशा में कोई पहल करेंगे। पूजा जी बिल्कुल दीपक जी, जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार सभी को है, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जहां केंद्र सरकार अपनी तरफ से तीनों बिल को पारित कर चुका है और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसानों को समझाया जाए, बावजूद इसके आज 21वां दिन है और जो किसानों का आंदोलन है वो लगातार जारी है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही है कि कहीं न कहीं कुछ तो कमी जरूर है, जिसके कारण कि अपनी तरफ से सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके किसान अपना फायदा नहीं समझ पा रहे हैं और तीनों जो बिल आए हैं उनको अपने विरोध में समझ रहे हैं। देखिए पूजा, केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों के पक्ष में है, लेकिन किसान इसे समझने के मूड में नहीं है। किसानों का कहना है कि यदि ये किसानों के पक्ष में है तो आखिर पूरे देश के किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, ये समझने वाली बात होगी। केंद्र सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए कि आखिर किसान क्यों उग रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए। और अब तो आंदोलन का रूप और बृहद होते जा रहा है पूजा। आज भूतपूर्व सैनिक संगठनों ने घोषणा किया है कि अब हम किसानों के साथ हैं और पूरे देश से जो भूतपूर्व सैनिक है वो बॉर्डर पहुंचेंगे और किसानों का समर्थन करेंगे। जो भूतपूर्व सैनिकों का जो नेता है उनका कहना है कि अब संत और सैनिक दोनों किसानों के साथ हैं और इस किसान आंदोलन को अंतिम रूप देकर रहेंगे और सरकार को झुका करके रहेंगे। सरकार को किसानों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसी का इंतजार है कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म किया जा सके, ताकि जो आम जनता है, आम जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है वो इतना ज्यादा प्रभावित ना हो, लोगों को ज्यादा समस्या ना हो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि जमशेदपुर जिला खनन विभाग ने अवैध बालू उत्खनन करने वाले और अवैध भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की है। जमशेदपुर जिला खनन विभाग की टीम ने बारडीह और बागुनहातू नदी घाट में छापेमारी कर अवैध बालू उत्खनन करने वाले और अवैध भंडारण करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि कुल 15 लोगों के खिलाफ सदगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से अवैध बालू का उत्खनन इस जगह से किया जा रहा था। हालांकि खनन विभाग द्वारा कई बार कार्रवाई भी की गई है। जमशेदपुर की एक खबर है, जहां खनन विभाग ने अवैध बालू उत्खनन करने वालों और अवैध भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की है। जमशेदपुर जिला खनन विभाग की टीम ने बारडीह और बागुनहातू नदी घाट में छापेमारी कर अवैध बालू ढुलाई करने वालों पर कार्रवाई की है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें,
और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बता दें कि बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। आपको बता दें कि महिला सुरक्षा, अवैध खनन को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार की तरफ मोर्चा खोला है और ऐसे में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। हेमंत सरकार के खिलाफ राज्य भर में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। पंचायत चुनाव, अवैध खनन, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। राज्य भर के सभी 264 प्रखंडों में बीजेपी का प्रदर्शन है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और पंचायत चुनाव, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठा रही है, लेकिन ऐसे में अहम जो मुद्दा है वो है कृषि कानून को लेकर। तो अपने इस कानून को लेकर तो कोई बात कर नहीं रहा है और ऐसे में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में जुटी हुई है बीजेपी। देखिए, चूंकि वो केंद्र का मसला है और ये राज्य का मसला है और देखिए लगातार चूंकि राज्य सरकार का एक साल जो है वो पूरा होने जा रहा है, कहीं न कहीं बीजेपी जिस तरीके से विपक्ष में रही है और विपक्ष में बीजेपी हमेशा से एक हमलावर विपक्ष की भूमिका जो है निभाती रही है और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि जो विपक्ष है यानी जो बीजेपी है वो अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। आज कई मुद्दों को लेकर के हमने देखा कि कल तो किसान पंचायत हुआ जहां पर झारखंड के किसानों को समझाया गया और यहाँ के बहाने पूरे केंद्र में जहां भी किसान है किसानों को समझाने की कोशिश की गई। लेकिन दूसरी तरफ जो आज की जो तस्वीर है वो ये है कि राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करें, आप अवैध खनन की बात करें, बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा को लेकर के, विधि व्यवस्था को लेकर के, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के आज बीजेपी सभी माने राज्य के टोटल जो 264 प्रखंड है उन प्रखंडों में बीजेपी अपने नेताओं को भेजी है, कार्यकर्ता मौजूद है वहाँ और जितने भी आला नेता हैं बीजेपी के प्रदेश भर के सभी लोगों की ड्यूटी उन प्रखंडों में लगाई गई है जो जिनका जो नियरेस्ट प्रखंड है वहां जा करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए ये कह सकते हैं कि बीजेपी नीतिगत तरीके से सरकार का विरोध करने के लिए मैदान में उतर गई है और इन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। मैं बता दूं कि चूंकि अभी जितने भी प्रखंड हैं वहां पर 12 बजे के बाद से जो है 12:30 या 1 बजे के आसपास ये बीजेपी नेता जो है जुटेंगे और उसके बाद फिर शाम तक सरकार के खिलाफ जो है ये धरना प्रदर्शन चलेगा, नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन चलेगा। जो वादा सरकार ने किया था उस वादा को जो है याद दिलाया जाएगा। ये तमाम चीजें जो है बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि तो राज्य की सियासत जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी के इस प्रदर्शन के बाद फिर एक बार जो है जरूर गर्मा गई है। बिल्कुल। ऐसे में नवीन एक सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो महिला सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार हो या अवैध खनन की बात हो, जब भी कोई भी सरकार बनती है वो अपने तरफ से तो वादे पूरे करती है कि इस प्रकार की सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई जाएगी और अपराध को बढ़ने से रोका जाएगा। बावजूद इसके आखिर वो वादे कितने धरातल पर उतरते नजर आते हैं? क्योंकि 1 साल का वक्त है, हेमंत सरकार लगातार इस बात का जिक्र करती रही है कि कोरोना का एक दौर चल रहा था और इस वजह से बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें, सरकार के जो टारगेट्स थे वो टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए। तो निश्चित तौर पे सरकार जिस तरीके से खुल करके काम करना चाहिए था वो खुल करके काम करने का वक्त भी शायद सरकार को नहीं मिला। अब देखिए विपक्ष है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है कहीं न कहीं और विपक्ष जो है वो राजनीति करने के लिए, सियासत करने के लिए जो है मुद्दे जरूर तलाशेगा और कहीं न कहीं ये एक जमीन बीजेपी को मिली है जिस पर वो अब सियासत कर रही है इन मुद्दों को लेकर के, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें क्योंकि अवैध जो है खनन से लेकर के भ्रष्टाचार का मसला लगातार बीजेपी उठाती रही है जिसको लेकर के सरकार पर जो है अब नकेल कसने के लिए जो है दबाव बना रही है। दूसरी तरफ महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। हाल के समय में आप कह सकते हैं जो आंकड़ा आया है वो बड़ा चिंताजनक है कि जनवरी से लेकर सितंबर तक के जो है 1600 के आसपास जो है राज्य में बलात्कार हुए। तो इस तरह के केसेस जो है कहीं न कहीं राज्य सरकार की छवि को भी धूमिल करती है और दूसरी तरफ बीजेपी को एक मुद्दा जरूर मिलता है कि इन मुद्दों को लेकर के जो है सियासत कर सके। तो देखिए अब सरकार के अगेंस्ट तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के चूंकि 1 वर्ष भी पूरा हो रहा है और ऐसे में
जो बीजेपी हर तरीके से सरकार पर निशाना साधने में जुटी है। देखने वाली बात थी कि बीजेपी अपने जो उसके टारगेट्स हैं, बीजेपी जिस तरीके से सरकार को उसमें बीजेपी कितना ज्यादा सफल हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि दुमका जिले के हल्दिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और ये दुमका से खबर है जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और एसडीपीओ उमेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एक स्टेबलाइजर और मोटर की चोरी हुई थी। पुलिस की सक्रियता की वजह से इन चोरों को पकड़ा गया है और इन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजा जाएगा। अज्ञात चोर द्वारा एक मोटर और स्टेबलाइजर की चोरी ताला काट कर किया गया था। औजार का उपयोग किया गया था। अभियुक्त इस कपड़े में थे। कपड़े से एक बटन वहां टूटा हुआ सूक्ष्म अवस्था में धूल गर्दा में पड़ा हुआ था। इस बटन को थाना प्रभारी ने महत्वपूर्ण समझा और इसको उठा लिया। इसके निशानदेही पर इस कपड़े वाला अपराधी तक पहुंचने की जो बखूबी काबिलियत दिखाई, काबिल तारीफ है। इस बटन के आधार पर 2 अभियुक्त को निशानदेही पर पकड़ा गया। और तमाड़ क्षेत्र के जिलिंग सेरेग गांव के पास झाड़ियों के एक कुएं में हाथियों के झुंड में से एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया। ये कुआं काफी गहरा और पानी भी भरा हुआ है। बचाव कार्य के लिए वन विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है। कुएं में गिरे हाथी के बच्चे को देखने के लिए आसपास के गांव लोग पहुंच गए हैं और ग्रामीणों का कहना है कि रात भर आलू के फसल को जंगली हाथियों के झुंड ने बर्बाद करने के बाद जंगल की ओर जा रहे थे कि अचानक हाथी का एक बच्चा कुएं में गिर गया। बिहान मैंने खबरें के सुनागढ़ा मैंने ये आलू इतना क्षति आलू और धान खाते हुए बिहान 3 बजे लगभग वन की ओर जाते रहे। तार बाद जैसे पास गांव पूरे के तालाब है। तालाब के पूर्व दिशा मैंने एक कुआं है बड़े अमेरिका वाला। तो कुआं मैंने अचानक हाथी का बच्चा रहे वो गिर गया फिसल के। और अगली खबर जमशेदपुर है जहां सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना के एस टाइप के पास आज सुबह अपराधियों ने सुजय नंदी नामक एक युवक को गोली मार दी। वहीं आनंद फानन में गोली से सुजय नंद की टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं लोगों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास भी कर रही है। आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर बॉबी सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जमशेदपुर के सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाने के एस टाइप के पास आज सुबह अपराधियों ने सुजय नंदी नामक एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद कड़ी निंदा की है वहां के प्रशासन ने और साफ तौर पर लोगों द्वारा ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए और कार्रवाई की जाए ताकि उसे इंसाफ मिल सके। सूचना मिला, पुलिस आ गई थी। लोगों ने उस अपराधी को रोके हुए थे, घेर के रखे थे। हाँ, ईटा पत्थर चला रहे थे। उन लोग वेपन चमका रहे थे। उसके बाद भी लोग कहें कि आप लोग के पास बड़े हथियार है, तो बोल रहे थे प्रशासन। जैसे मुझे ज्ञात हुआ, मुझे सूचना मिला कि जिला बल आएगा तभी हम लोग इसको ये करेंगे। और औरंगाबाद में हुई चाकूबाजी की घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। और आपको बता दें कि घटना नगर थाना क्षेत्र के टिकरी मोहल्ला स्थित बिंदु आरा मशीन के पास की है। दोनों को तुरंत सदर अस्पताल लाया गया जहां इलाज के बाद गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए उन्हें गया रेफर कर दिया गया है।
घटना की असली वजह क्या रही, इस बात का खुलासा अभी नहीं हो सका है। परिजन भी कुछ नहीं बता रहे हैं, मगर ऐसा संभावना जताई जा रही है कि शराब को लेकर यह घटना हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकान से जा रहे थे बंद करके, मालूम आया पकड़ के दरवाजा पर, उसके बाद में बोला कि यहाँ लग गया, खून मारा, खून काट दिया। उसके बाद में हमको मालूम नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।